हेलो और वेलकम टू राज स्टडी और आज इस वीडियो लेक्चर में बीएसएससी सीजीएल 4 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करता हूं और ये स्टैटिक पोर्शन के साथ है। पहले क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन बनता है वो सारा देख। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी जीरो है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टैटिक पोर्शन जो है डायरेक्ट वो एग्जाम से आपको मैच करेगा, एक क्वेश्चन पेपर की तरफ फ्रेम किया हुआ है। ओके, ठीक है, देखते हैं आज पार्ट 2। आज क्या करते हैं, ये पार्ट 2 आज डिस्कस करते हैं। पार्ट तो आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इससे पहले आप देख लीजिए पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या है, फर्स्ट सवाल करा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। करा हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्य युग से संबंधित है। ये पूछा हुआ सवाल है कि कांस्य युग से संबंधित है। इसमें क्या है, इसका डिस्कशन करता है रेडियो कार्बन 14 निर्धारित पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 बीसी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया, दयाराम साहनी जी किए हैं। और कब किया, 1921 में किए हैं। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी कहाँ कर है, रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, कह है रावी नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट साइड में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान साइड में जो पंजाब है वो कहाँ पर, मोंटगोमरी जिला है, वहां पे स्थित है वर्तमान हड़प्पा जो है। कह रहा है स्टुअर्ट पिकट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के दौर का क्या बोलेगा, ऑप्शन दे देगा तो क्या बोलेगा, अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का शासन वर्ग के हाथ में था। क्या था, एक जनरल लोगों के हाथ में था, एक उच्च अधिकार, उच्च लोग के पास में था। भारतीय फिर कह रहा है इससे रिलेटेड का था, भारतीय पाषाण काल संस्कृति को विद्वानों ने 3 काल में विभाजित किया गया। फर्स्ट क्या है, भारतीय पाषाण काल कह रहा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल डिस्कस करते हैं। नव पाषाण काल संस्कृति के अवशेष, नव पाषाण का सांस्कृतिक अवशेष सोहन नदी कहाँ मिला है, सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैल श्रेणियों से प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है, पूरा पाषाण काल का सांस्कृतिक अवशेष कहाँ मिला है, ये सोहन नदी, साथ में बोलिए सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक एक चित्रित शैल श्रेणी है, एक गुफा है, वहां पर जाके मिला है। फिर क्या कर रहा है, फिर पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण जो होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण क्या होते हैं, बहुत छोटे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक कहा जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। इस काल के प्रमुख केंद्र कहता है, मध्य पाषाण काल का प्रमुख केंद्र कहाँ कहता है, बेतवा घाटी, सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में है, कृष्णा घाटी जो कर्नाटक में है। ठीक इस प्रकार है। आज फिर कहता है आजमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपाल दर्शाता है। अगर कहेगा मध्य पाषाण काल में पशुपाल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो क्या मिलेगा, आजमगढ़। कहाँ, आजमगढ़ के मध्य प्रदेश में और राजस्थान बागोर में मिला। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पशु पालतू बनाना स्टार्ट किया। कुत्ता को क्या सबसे पहले क्या किया है, ये मध्य पाषाण काल में जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले किसको पाला था, कुत्ता को पाला था सबसे पहले। फिर कहता है नेक्स्ट नव पाषाण काल, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती जो है मेहरगढ़ है। क्या है, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक, कहाँ है, नव पाषाण कालीन अगर बस्ती कहेगा कि नव पाषाण काल का पूर्व कहाँ है, परमान कहाँ मिलता है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, मेहरगढ़ में है। ठीक, इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। फिर कहते हैं नव पाषाण स्थल बुर्ज होम और गोफरक्राल से अनेक वर्तवास, मृत भांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। कहते हैं नव पाषाण काल में बुर्ज होम और गोफरक्राल से अनेक प्रकार के मृत भांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछेगा कि नव पाषाण काल में हड्डी के औजार कहाँ प्राप्त हुए, बुर्ज होम और गोफरक्राल से। चिरांद, फिर कहता है चिरांद, बिहार में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाया जाता है।
नव पाषाण काल में बिहार के किस स्थान पर था? चिरौन में हड्डी के उपकरण पाया गया है। फिर कहता है कोल्डीवारा कहाँ है? सबसे पहले कोल्डीवारा प्रयागराज में है। कहता है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। किसका मिला है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? ये किसमें मिला है? नव पाषाण काल में मिला है। और कहाँ मिला है? प्रयागराज के कोल्डीवा में मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं आप। कह रहे भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। इसका आते हैं, इसका डिस्कस करते हैं। यस करा है कि यह सीमा रेखा वर्ष 1914 में, कब हुआ है? 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, उसमें किस भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था क्या 1914 में? उसमें जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था। उसमें चीन नहीं था, तो तिब्बत के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ पूछेगा? मैकमोहन रेखा जो खींचा हुआ है 1914 में भारत के तत्कालीन यानी देन जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश सरकार थे, और तिब्बत के बीच शिमला समझौता किसके द्वारा हुआ है? ये याद रखिए, शिमला समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा किसके द्वारा खींचा गया है? वो शिमला समझौता के द्वारा खींचा गया। और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में हुआ था। अब इससे रिलेटेड देखते हैं, सीमा और संबंधित देश देख लेते हैं। आप कह रहे हैं रेड क्रीप रेखा कहाँ है? रेड क्रीप रेखा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। आप जब ये ऐसे जब बनाइएगा, ऐसे करके जाइएगा, ऐसे आइएगा, तो यहाँ पाकिस्तान टच करता है। तो यहाँ पे 132 किलोमीटर पाकिस्तान टच करता है। वहीं पर एक ये भी अगर बोलेगा कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन रेखा है, तो ये भी आपको बोलना पड़ेगा, रेड क्रीप ही बोलना पड़ेगा, भारत और अफगानिस्तान। फिर कहता है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, फिर कहता है डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा यहाँ पर, यही पाकिस्तान अफगानिस्तान की डुरंड रेखा है यहाँ पर। फिर कहता है मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन रेखा है? मैन रहीम रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। 38 समांतर रेखा कहाँ है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सा रेखा है? वो 38 समांतर रेखा है। फिर मैजिनोट रेखा कहाँ है? मैजिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये देखिए 71, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आपस में जो पैरेलल लाइन जो होता है, ये इसके बीच में कौन से बाउंड्री है, बॉर्डर लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में कभी पूछा जाता है। मैजिनोट रेखा कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस में है। कहता है 49 समांतर रेखा कहाँ है? यूएस और कनाडा में। इसको आप याद कर लीजिए, इसकी शॉर्ट लेकर, और इसको 100% नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर इससे एक रिलेटेड है संगठन और प्रमुख स्थापना कराए। केंद्रीय जल आयोग कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान की सवाल पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, 12 लेवल का जो हुआ था, उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है। कहाँ है? खरगवासला पुणे में हुआ है। केंद्रीय भू जल बोर्ड फरीदाबाद में हुआ है। कहते हैं गंगा जल नियंत्रण आयोग कहाँ? आयोग पटना में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की हो जाएगा। ये सब क्या शोध केंद्र है। केंद्रीय जल विकास एजेंसी कहाँ? नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिए। कहते नीचे दिए प्रमुख घटनाओं का सही तीर्थ क्रम याद है। करा इसका क्रम, घटना का क्रम के अनुसार इसको क्या करना है? सजाना है। करा कि SLV 3 लाइन इस बनाना है। सबसे पहले कौन सा घटना है? सबसे पहले क्या हो जाए घटना? बांग्लादेश बना था 1971 में क्या हो? बांग्लादेश का बना। फिर कहता है भारत, फिर कह रहा है कि भारत सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बना। नहीं, फिर पोखरान में इशू हुआ था। पोखरान में हुआ था 1974 में पोखरान काम हुआ था, जो कि बहुत बड़ा सेंसन भी लगा था। फिर हो गया, तो क्या हो गया ये, तो इसका क्रम क्या हो गया? फर्स्ट हो गया 2 नंबर बांग्लादेश हो गया। तीसरा क्या हो गया? फर्स्ट बांग्लादेश हो गया, और फिर दूसरा कौन? पोखरान। तो देखिए फर्स्ट कौन है? ये नंबर, ये 2 है, उसके बाद 4, किसी और में है 2 और 4 नहीं है। तो इसका यहीं से आप 2 से ही चेक करके आप ये सही आंसर मार सकते हैं, ये आंसर। ठीक, आइए आप देख लेते हैं। एक कह रहा है कि बांग्लादेश कब बना था? 16 दिसंबर 1971 को बना था बांग्लादेश। कहता है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कब बना था? 16 मई 1975 को बना था। और पोखरण परीक्षण जो हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। पोखरण परीक्षण हुआ था। ठीक, और SLV 3 भारत का पहला प्रायोगिक उपकरण परीक्षण था। ठीक,
और इसी हरिकोटा से 1980 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, इसको देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें जो जो बता देते हैं आपको। इसमें कह रहा है कि 18 मई 1974 को, कह रहा है 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में, भारत के राजस्थान के पोखरण इस्माइल बुद्धा ऑपरेशन के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये जो पोखरण जो ऑपरेशन चला था, उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, वो इस्माइल बुद्धा रखा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, इस्माइल बुद्धा रखा था। ठीक, पूछता है पोखरण परीक्षण का जो इस क्या नाम रखा गया था, इस्माइल बुद्धा के नाम से रखा गया था इसका ऑपरेशन। और ये क्या हुआ था, भूमिगत परीक्षण था, भूमि के धरती के नीचे हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग का। और उसमें कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर एच एन सेठना था। कौन था, डॉक्टर एच एन सेठना था। और भाभा प्रमुख अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डी आर रमना के देख में सफलतापूर्वक हुआ था। इसमें और क्या है देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज और क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज है बांग्लादेश का बनना। इसमें बांग्लादेश था ना, 1971 में बना था। तो ये क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश का ये डिवीजन हुआ। कहता शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी एवं पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम बांग्लादेश था। पहले जो पाकिस्तान क्या था, जैसे ये सपोज करिए इंडिया है, ये आपको इंडिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, और तो पहले पाकिस्तान एक इधर बनता था, बीच में क्या आपका इंडिया यहाँ पर ये, और यहाँ पे बांग्लादेश के बीच यहाँ पाकिस्तान था। इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलता था इसको। तो इसको क्या किया 1971 में, इसको स्वतंत्र कर दिया। ठीक, तो पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम क्या रखा, बांग्लादेश रखा गया। ठीक, 1972 में क्या रहा, शेख मुजीब भारत की सहायता से युद्ध जीतकर स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। स्वतंत्र बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना, शेख मुजीब। शेख याद रखिएगा, शेख मुजीब है। कहता 1975 ईस्वी तक सिक्किम बारे में था। सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। 1975 ईस्वी तक क्या था, एक शाही राज्य था, जहां चोंग्याल का शासन था। कौन, किसका शासन था, हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी वह चोंग्याल वंश का शासन चल रहा था। 1947 के भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया था। उसको क्या कहते हैं, एक सुरक्षा प्रदान किया था, उसको डिफेंस दिया गया था कि आप सुरक्षित रहिए। ठीक, और कहता है फिर कहता है संसद द्वारा 35 संविधान संशोधन 1974 के दो, कब 1974, फिर 1974 का संविधान संशोधन हुआ। सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया, क्या एक रिलेटिव स्टेट का दर्जा दिया। फिर 1975 में एक जनमत के दौरान जनता ने चोंग्याल के शासक को समाप्त करने के लिए बहुमत दिया। ठीक, जिसके फलस्वरूप 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसमें, एक 22वां राज्य, कब 1975 में, याद रखिएगा 1975 में। ठीक, फिर अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कहता है भूमध्य रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब करीब हर सवाल में आ ही जाता है। कहता है भूमध्य रेखा किस किस देश को गुजरता है, तो भूमध्य रेखा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका हो जाएगा आपका, ये याद रखना पड़ेगा कौन सा, क्या हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। तो अब देख लेते हैं भूमध्य रेखा कौन कौन से गुजरता है। इससे होता है कि 13 देश, याद रखना भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, ये जो भूमध्य रेखा होता है, ये ऐसे जो लाइन खींचा होता है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। कहता है कुल 13 देशों को गुजरता है। कहाँ से ये जो लाइन गुजरता है, कुल 13 देश से होकर गुजरती है, जिसमें कहते हैं ब्राजील है, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टेमो, ये और युगांडा, सोमालिया, ये सब चीजें हैं। और मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हम बता देता हूँ मैं आपको अपना। ये एग्जाम में जो पूछा है, मालदीव हो गया, ठीक, इंडोनेशिया हो गया, केन्या हो गया, ठीक, और कॉन्गो लोकतांत्रिक हो गया, युगांडा हो गया, ठीक, आप इक्वाडोर, कोलंबिया, ये सब याद रख सकते हैं आप। एक रेंडमली आप इसको क्या कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक पेज में लिखकर चिपका दीजिए भूमध्य रेखा से ऊपर की कौन कौन से देश गुजरता। फिर उसी तरह कर्क रेखा पे स्थित देश कौन कौन है, हवाई द्वीप है, ठीक, इसमें भारत भी है, म्यांमार है, ओमान है, ठीक, माली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। मेन चीजों जो अंडरलाइन किया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। फिर कहता है मकर रेखा पे स्थित देश कौन है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, फिर कहता है बोत्सवाना, फिर ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर, ठीक, और टोंगो और नीबिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। फिर कहता है इसका क्या कर रहा है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर। यह इधर का भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 40,075
75 40,075 किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर है। ठीक, भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत कम पाया जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका, उसमें तीनों ये इससे गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। ये याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य, ये सब तीनों गुजरता है। ठीक, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।